गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अब तुम सबके सामने एक बहुत ही खूबसूरत टारगेट है जिसके लिए पढ़ने की इच्छा होनी भी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई एग्जाम आसपास आ जाए ना, फिर पढ़ने का डबल अपने आप में एक ताकत, एक शक्ति मिल जाती है जब सामने मोटो मिल जाता है कि भाई ये हमारा टारगेट है और इसको हमें इतने टाइम में अचीव करना है। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने संविधान सभा के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें लगातार मैं बता रही हूँ। कल मैंने वो नोट्स की फॉर्म में बताया था कि जो मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स थे और कुछ अरिहंत वाली बुक से टॉपिक उठा लिया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कल जो मैंने पढ़ा दिया था। अब मुझे उम्मीद है कि लगभग लोगों को संविधान सभा समझ में आ गई होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली असेंबली है ये कैसे बनी, कितने मेंबर थे, कौन इसका मेंबर नहीं था, और अंबेडकर जी पहले कहाँ से मेंबर थे, फिर कहाँ से मेंबर बने, और कैसे कैसे 389 किस तरह से बने, मुस्लिम लीग के कितने आए, देशी रियासतें कितनी आई, चीफ कमिश्नरी कितने आए, और कितने अंग्रेज भारत से, जो भारत आज़ाद हुआ था उसके मेंबर से। और फिर हमने देखा कैसे इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम करना स्टार्ट किया। 165 दिन सेशन के डेज गिने जाते हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन का एक लंबा टाइम पीरियड लगा के हमारे देश के बेहतरीन चुनिंदा खास तेज दिमाग लोगों ने भारत का संविधान सबके सामने रखा और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया और इसमें लिखी कुछ बातों को 26 नवंबर से ही लागू कर दिया गया। 15 आर्टिकल्स को, और 16वां आर्टिकल वो जिसमें ये लिखा था कि कौन से 15 हैं। फिर हमने देखा था कि 393 आर्टिकल में हमारे संविधान की हेडिंग दी गई है और जिसका नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सबसे लास्ट पैराग्राफ जो लिखा गया, आर्टिकल लिखा गया 395, इसमें लिखा गया कि अब के बाद भारत में जितने भी काम होंगे वो इस संविधान की किताब के अकॉर्डिंग होंगे और भारत शासन अधिनियम, यानी जो इंडिया में आधार रहा था शासन का आज़ादी के बाद से 50 तक, जब तक कि ये किताब लिखकर तैयार नहीं हुई, 47 से 50, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 अब आगे से काम में नहीं लाया जाएगा। ये लास्ट आर्टिकल था। आर्टिकल्स का नंबर आज भी 365 ही है। फिर ये जो इतने बड़े हैं, ये 1 2 3 ABC करके इन्हीं आर्टिकल्स में ऐड कर दिए गए। संविधान की उस किताब में जब उसको खोलते हैं तो उसमें पेज पर लिखी हुई है स्टार्टिंग में प्रस्तावना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल या प्रस्तावना स्टार्टिंग में वेस्ट टाइप मान लिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लिखा था पहला पेज। लेकिन 1973 में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। केशवानंद, एक आदमी का नाम है केशवानंद भारती मामला, और ये मामला इतना बड़ा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बेंच बैठा था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का बेंच बैठा था। केशवानंद भारती मामले में 13 जजेस का बेंच बैठा था और इस मामले में 7 जजेस एक तरफ हुए और 6 जजेस एक तरफ। तब ये फाइनल डिसीजन लिया गया कि इंडिया के संविधान के मूल स्ट्रक्चर में, यानी आधारभूत ढांचे में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, चाहे सदियां बीत जाएं। जरूरत के अनुसार कानून नए बना लिए जाएंगे, चीजें जोड़ ली जाएंगी, ऐड कर ली जाएंगी, हटा दी जाएंगी, लेकिन मूल ढांचा एज इट इज रखना है। और मूल ढांचा कहाँ लिखा हुआ है? इस पहले पेज पर जिसका नाम है प्रीएम्बल या प्रस्तावना। तो 1973 तक जो एक वेस्ट पेज था, 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया कि इससे अलग आप प्रस्तावना नहीं सोच सकते। इस प्रस्तावना में चंद लाइंस लिखी हैं और वो चंद लाइन, उसको मैं आज समझा भी दूंगी, ये डिसाइड कर देती हैं कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है। इन चंद लाइनों की स्टार्टिंग है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य, ये कुछ इस तरह के शब्द हैं, मैं बताऊंगी, मैं इनको इंग्लिश में हिंदी में दोनों में बता दूंगी। इस प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया, हम भारत के लोग भारत को। ये जो प्रस्तावना है आपने कभी देखा भी होगा हर कॉम्पिटिटिव किताब में, कई बार एनसीईआरटी की किताब में भी लिखी होती है। कुछ लाइंस हैं बस, लेकिन इन लाइंस के मायने बहुत हैं। इन लाइंस ने बताया कि इंडिया में लोगों के पास क्या क्या, किस तरह के अधिकार रहेंगे, उन्हें कैसी आज़ादी मिलेगी, इंडिया की सरकार का काम करने का तरीका क्या होगा और इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी इस
एक पेज को पढ़ के आपको पूरा संविधान नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस सिर्फ एक पेज को समझ लेंगे ना, तो इसका मतलब आगे के संविधान में आपका इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा और आपके सामने क्लैरिटी हो जाएगी कि इंडिया की सरकारें, इंडिया की जनता, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करता है। क्योंकि इस एक छोटे से पेज पर सारी चीजों को कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर दिया गया, बता दिया गया। और इसको लिखने वाली है भारत की जनता, क्योंकि स्टार्टिंग के शब्द हैं हम भारत के लोग और फिर लास्ट के शब्द हैं आज, तारीख, इसमें डेट भी लिखी हुई है। डेट क्या लिखी? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, एतद मतलब अपने द्वारा, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह अधिनियमित करते हैं, इनैक्ट करते हैं, मतलब आज के बाद हम इन चीज़ों पे काम करेंगे, हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने आप को सौंप रहे हैं। तो भारत की जनता ने एक संविधान लिखा और फिर अपने आप को अपने देश के लिए वो सौंप दिया कि हमने ये किताब लिख के और अपने आप को सौंप दी, अब हम इसके लिखे नियमों के अनुसार काम करेंगे या देश को चलाएंगे। तो ये प्रस्तावना कब से हमारा अंग है? 1973। ये इसका मूल स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगा और इसको कब के बाद, कौन से केस के बाद? केशवानंद भारती मामले के बाद इसका अभिन्न अंग माना गया। इस संविधान में भारत शब्द कितनी बार आया? इंडिया या भारत, इंडिया के ना दो ही नाम हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश। कुछ लोग कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, एक बार डीपी में आया भी था कि भारत के कितने नाम दिए गए हैं, तो हमने कितनी बार, याद है बचपन में, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इस तरह के शब्द सुने हैं। एग्जैक्टली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक शब्द लिखा है, इंग्लिश वर्जन देखें तो इंडिया और हिंदी देखें तो भारत, यानी इंडिया शब्द भी वी द पीपल ऑफ इंडिया अंग्रेजी में और हम भारत के लोग हिंदी। ना हमारा भारतवर्ष नाम है, ना हमारा हिंदुस्तान नाम है, हमारा नाम नहीं है ये लिखित में। वैसे हम मानते हैं कि हम भारतवर्ष हैं, हम हिंदुस्तान हैं, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में एक एक नाम है, एक इंडिया और एक भारत। और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में भारत या इंडिया शब्द कितनी बार आया? 2 बार। आज तक इस पेज को सिर्फ एक बार हमने चेंज किया है, सिर्फ एक बार, और वो चेंज किया है 1976 में। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, 42nd अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट आप जानते हो, किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए उस चीज में चेंज करना संशोधन या अमेंडमेंट कहलाता है। आज तक 100+ हो चुके, 104 मैंने आपको बताया था। इसी साल 2020 में जब दादर नागर हवेली और दमन दीव के ऊपर बात हुई थी, 26 जनवरी, एंग्लो इंडियन का एक टॉपिक है, जब आएगा तब बताऊंगी, अभी समझ में नहीं आएगा, वो दिमाग में मिक्स हो जाएगा। तो सिर्फ इतना जान लो, हर साल या 10 साल या 5 साल में जब भी जरूरत पड़ती है, हम इस किताब में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसी जरूरत वैसा बदलाव करेंगे। 42nd टाइम जब ये किताब चेंज की गई तो देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, देश में आपातकाल लगा हुआ था। आम आदमी का कोई भी अधिकार नहीं था सिवाय जिंदा रहने के, वो बोल नहीं सकता था, वो कुछ कर नहीं सकता था। उस टाइम में इतना बड़ा अमेंडमेंट करने वाली इंदिरा गांधी की सरकार थी और इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जैसे ही ये हटा था आपातकाल, इलेक्शन में सरकार औंधे मुंह गिरी थी। जनता ने बिल्कुल नकार दिया था कांग्रेस सरकार को उस टाइम पर, वो बहुत बड़ी बात थी। आज कांग्रेस का हारना या बीजेपी का हारना नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम इकलौती बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और 1947 के बाद से ये सबको क्लियर था कि कांग्रेस की ही सरकारें बनेगी, और बनती भी थी। कांग्रेस के सामने कोई बराबरी पर आ ही नहीं पाई थी पार्टी। लेकिन 1977 के इलेक्शन में पहली बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, और उसका एक बड़ा कारण बताया गया था इमरजेंसी लगाना। उसी इमरजेंसी में 42वीं बार इस किताब को बदला गया और ढेरों चेंजेस किए गए, जिनमें से एक चेंज था, इस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? जो आज तक हैं एज इट इज। ये 3 शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष, जिसको आप कहते हैं सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। इसी को लिख देते हैं पंथ निरपेक्ष, इसी को सेक्युलर कहा जाता है। एक शब्द, पहला शब्द। दूसरा शब्द समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट। और तीसरा अखंडता, यानी जिसके टुकड़े ना हो, दैट कांट बी ब्रोकन, अखंड। ठीक है, तो ये 3 शब्द नए आए हैं, एक ही बार चेंज हुआ, 3 नए शब्द पूछे जाएंगे। इसको याद करने का ट्रिक मैंने कल भी शायद जिक्र किया था। धर्म के और समाज के खंड नहीं करने चाहिए, टुकड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि जहां धर्म बढ़ता है वहां हमेशा राइट्स होते हैं, वहां हमेशा दंगे होते हैं। जहां समाज बढ़ता है वहां समाज की ताकत नहीं रह जाती। तो ये 3 शब्द हमने प्रस्तावना में सिर्फ एक बार चेंज किया था। 42nd अमेंडमेंट 1976, आपातकाल का दौर था, इंदिरा गांधी देश की पीएम थी। इस प्रस्तावना में
5 चीजें बहुत काम की हैं, और वो 5 चीजें अगर तुम समझ जाते हो तो ये मान लो कि तुम्हें पूरा संविधान जो है वो समझ में आ जाएगा। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। मैसेज है, जो ये वाली क्लास है ना, ये आपकी चलेगी दिल्ली पुलिस का फोल्डर आज नया बना दिया गया है, टेक्निकल टीम काम कर रही है उसके ऊपर, तो उन्होंने नया फोल्डर क्रिएट कर दिया। ये पहली क्लास उसमें चलेगी, बाकी जितनी क्लासेस चलेंगी इससे अगली वो जो जैसे कल चलती थी ना उस तरह के लाइव सेशन में मिलेंगी। ये एक क्लास दिल्ली पुलिस के लाइव वाले में है, बाकी सारी क्लासेस आपको जो रेगुलर बेसिस पे आप देखते थे उसमें मिलेंगी, जनरल की भी और इसके बाद भी। अच्छा, नए में फिर ये कहाँ है? अच्छा ठीक है, ये पुराने में चल रही है। ठीक है भाई, मैंने उल्टा बोल दिया। ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये आप उसी रेगुलर फोल्डर में देख रहे हैं जिसमें आप डेली जाते थे। इसके बाद वाली क्लास जो होगी, मतलब 9 बजे जो क्लास चलेगी ना आपकी, वो चलेगी आपकी क्लास, नया फोल्डर बना दिया दिल्ली पुलिस को स्पेशल ध्यान में रखते हुए। कुछ नहीं है, क्लास ऐसी रहेंगी, बस फोल्डर नया मिलेगा तुम्हें दिल्ली पुलिस स्पेशल करके। इस दिल्ली पुलिस के फोल्डर में चले जाना, उसमें लाइव का एक नया सेक्शन है, उसमें लाइव क्लिक करोगे तो अगली क्लास आ जाएगी। ये जानबूझ के इसमें इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग इधर उधर ना घूमें। ये लाइव जिसमें है ना, कल से लाइव नहीं रहेगी, कल से दिल्ली पुलिस के फोल्डर में लाइव डिस्कशन जहां लिखा होगा वहां ही आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो अभी जो चल रही है ये ठीक है, इससे अगली क्लास में आपको दिल्ली पुलिस देखना। आप फोन खोलोगे ना ऐप, उसमें सबसे ऊपर दिल्ली पुलिस का लिखा होगा, उसको क्लिक करते ही उसमें लाइव क्लासेस का ऑप्शन आएगा, वहां चले जाना, सारा बैच उसी में मिलेगा। और जो जनरल वाले बच्चे हैं ना, उनको ये क्लासेस अभी वहीं पढ़ लेना, फिर बाद में आओगे तो नॉर्मल फोल्डर में भी डली मिलेंगी। यही था ना, 1 बजे। ठीक है, तब तक लाइव में पढ़ लेना। अभी तो चल रहा है पुराना मेरी क्लास के लिए, ताकि आप लोग भटक ना जाते, लेकिन अब अगली क्लास होगी दिल्ली पुलिस के नए फोल्डर में। चलिए, हाँ अपडेट भी आ गया। ठीक है, चलिए अब बातचीत करते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिमाग से निकल जाएगा, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, प्रीएम्बल के ऊपर। 1973 42nd अमेंडमेंट, 1976 में अमेंडमेंट आया, 73 में इसको अभिन्न अंग माना और 76 में 3 शब्द जोड़ दिए। अब इस प्रस्तावना में ऐसा क्या है जो हम इसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं? पहली बात, इसमें 5 शब्द लिखे हैं। ये 5 शब्द एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया का सिस्टम कैसा है। इसमें शब्द लिखा है प्रभुसत्ता संपन्न, सवर्ण, प्रभुसत्ता संपन्न, इसी को कहते हैं सवर्ण। एक इसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर। इंडिया सेक्युलर स्टेट है ना। इसी में लिखा है लोकतंत्र, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री कह लो। इसमें लिखा है गणराज्य या गणतंत्र कह लो, ये होता है रिपब्लिक या रिपब्लिकन भी लिख देते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, और एक है समाजवादी, इसे आप कहते हैं सोशलिस्ट। अब देखो इनके मायने क्या हैं। ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। पहला शब्द है प्रभुसत्ता संपन्न, सवर्ण। जब इंडिया आजाद हुआ तो 2 बातें थी, इस फोन को यहां से हटा दो। 2 बातें थी, कोई भी फोन नहीं करेगा अब। ये 2 बातें क्या थी कि इंडिया 190 सालों से जकड़ा हुआ था एक ऐसे जाल में जिससे निकलना लगभग इम्पॉसिबल दिखता था, यानी अंग्रेजों के मकड़ जाल में इंडिया फंसा हुआ था। और यहाँ 190 सालों से सारा सिस्टम अंग्रेज चला रहे थे, उनकी मर्जी से ही सारे काम होते, जैसा वो कहते हैं हम वैसा मान लेते, क्योंकि वो लोग बड़े चालाक थे, समझदार थे। उन्होंने महज कुछ लाख ही तो थे, 1.5 लाख कहते हैं अंग्रेज थे, और हम करोड़ों थे, लेकिन हमारे ऊपर राज किया। तो दिमाग के बलबूते पर ना उन लोगों ने, जब वो यहाँ से गए तो हमारे दिमाग में क्या आया कि ये चले तो गए, लेकिन इस टाइम दुनिया में 2 बहुत बड़ी ताकतें थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक ताकत थी जिसका नाम था अमेरिका। ये अमेरिका भी कभी ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन ये बहुत चालाकी से ना स्टार्टिंग में ही उनसे अपना पल्ला छिड़ा गया था, तो इसलिए ये आगे बढ़ता गया। और दूसरी तरफ एक ताकत थी जिसको कहते थे सोवियत संघ।
सोवियत संघ, इसी को आज आप एक बड़े पार्ट के रूप में रशिया के नाम से जानते हैं, रूस भी इसी का नाम है हिंदी में। तो जो ये अमेरिका था, जिसको आप यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राज्य हैं इकट्ठे, और जो ये यूएसए है और हम है ना, हम भी राज्य हैं। भारत क्या है? भारत देश नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन हम दोनों उल्टे हैं। कैसे? इंडिया को अगर ये आज़ादी मिल जाए ना कि सारे राज्य मनमर्जी करो, तो हो सकता है यहाँ 2/3 राज्य अलग हो जाएं कि हमें इंडिया की जरूरत नहीं, हम अलग ही रहेंगे। याद है देशी रियासतों की हालत शुरू में कैसी थी, कितना जबरदस्ती उनको इंडिया के साथ रखना पड़ा। लेकिन अमेरिका के जो स्टेट्स हैं ना, इनको आज़ादी है, ये चाहें जिस दिन चाहें, एक सेकंड छोड़ना नहीं है, अपनी मर्जी से एकदम से यूएसए से अलग हो सकते हैं। यानी ये अपनी मर्जी से बंधे हुए हैं, इनको पता है कि यूनिटी में ताकत है। और एक हम हैं, हम अपने आप को देखें, हम कहने को 28 राज्य है, 8 यूटी हैं, लेकिन हम में से कितने ही हैं जो सच में हमसे सोचते हैं कि इंडिया से अलग हो जाएं, इंडिया से आज़ाद हो जाएं। वो इंडिया को मानते हैं कि इंडिया उनको जबरदस्ती अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, इसीलिए अलग हैं हमारी विचारधाराएं। अमेरिका की जनता साथ जुड़ के रहना चाहती है, तभी तो विकास कर रहे हैं। और इंडिया के अगर हिस्से में ये कह देना आज़ादी है, तो आधे से ज़्यादा तो अलग हो जाएं कि हम अलग, चाहे फिर वो दूसरा उन पे अधिकार कर ले, उनको यूं अक्ल नहीं है। हमारे यहाँ आज़ादी नहीं है, मर्जी नहीं है किसी स्टेट की कि मैं इंडिया नहीं कहलाऊंगा, मैं तो अलग बनूंगा। ये जबरदस्ती थोप के इनको इकट्ठा किया गया, क्योंकि इनमें अकल ही नहीं है कि यूनिटी की पावर क्या है। और एक अमेरिका है जिसने कह रखा है जिस क्षण मन करे ना अलग हो जाओ, लेकिन अलग ही नहीं होते। 49 स्टेट्स हैं और सारे इकट्ठे, क्योंकि वो जानते हैं उनकी अकेले की कोई औकात नहीं है, एक एक को कोई नहीं इंपॉर्टेंस देगा। अगर आज दुनिया पे राज कर रहा है, दुनिया पे एक सत्ता एक मान लो दिख नहीं रही, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत ताकतवर इकोनॉमी का मालिक है अमेरिका। अमेरिका दुनिया भर के कितने ही देशों में व्यापार में कितना बड़ा साझेदार है, दुनिया के कितने सारे देशों को ये हथियार सप्लाई करता है। यानी अपने यहाँ कितने बिजनेस इसके फ्लोरिश कर रहे हैं हम जैसे देशों के कारण, हम भी तो हैं उनमें से। कितने ज्यादा देशों पे इसका दबदबा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स में है आज के दौर में भी। 1945 में जब हमारा देश आजादी के रास्ते पर दिखाई देने लगा, तो दुनिया की 2 ताकतें खड़ी थी, एक यूएसएसआर सोवियत संघ जिसको आप कहते हैं, और एक यूएसए। ये नंबर 1 था और ये नंबर 2 था। ये फैक्ट है। बहुत लोग कहते हैं नहीं, यूएसए पीछे था रशिया से। और यूएसएसआर में, यानी इसको मैं शॉर्ट में रूस कह दूं, वैसे रूस इसका एक हिस्सा था, पूरा रूस नहीं था। ये रूस तो बहुत छोटा था, ये बहुत बड़ा था। इसके यहाँ पर एक विचारधारा थी जिसको कहते हैं समाजवादी, सोशलिस्ट। यहाँ पे क्रांति भी हुई थी 1917 में। और यहाँ जो थे ना, ये थे पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। यूएसए वाले लोगों का मानना था कि अमीरों का हक है कि वो और अमीर बने, और गरीबों में लायकियत नहीं है, उनको जितना पीसा जाए, दबाया जाए, उनको परेशान किया जाए उतना अच्छा। यानी अमीर गरीब के बीच की खाई जितनी गहरी होती जाएगी उतना ज्यादा फायदा होगा अमीरों का। इनका मानना था कि देश के जितने बड़े संसाधन हैं उन सब पर अमीरों का हक होना चाहिए। प्रोडक्शन के सारे साधन जो रिच लोग हैं इनके हाथ में होने चाहिए। इस विचारधारा का मानना था कि लायक आदमी को बेशक ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए। भाई बराबरी का मौका दो, उसके बाद जो लायक होगा उसको ऊपर जाने का पूरा पूरा हक है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सब बराबर है। देखो गलत होता है, एक बात को बहुत ध्यान से समझो, ये बहुतों की समझ में नहीं आता। कभी भी इक्वालिटी अच्छी बात नहीं होती। अब अगर ये हो जाए इंडिया में कि सब लोग एक जैसा खाएंगे, एक जैसा पहनेंगे, एक जैसा काम करेंगे, तो गलत है। भाई ऐसे होगा तो आदमी मेहनत करनी छोड़ देगा। वो सोचेगा यार ये पड़ोस में जो आदमी है ना पढ़ता ना लिखता, मेरे बराबर ही तो है, मैं भी क्यों पढ़ूं, मैं भी क्यों रात में जागूं, मैं क्यों मेहनत करूं। इक्वलिटी कभी अच्छी चीज़ नहीं होती। अच्छी चीज़ होती है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है जो जिस लायक है उसे वो मिले, लेकिन शुरुआत करनी पड़ती है मौका बराबर दो, सबको एक जैसी शिक्षा मिले, सबको, हर आदमी के बच्चे को सेम स्कूल में पढ़ने का अधिकार हो। उस स्कूल में पढ़ने के बाद जो मेहनती हैं वो अफसर ही बने और जो नालायक हैं वो नीचे ही रहें। यहाँ इक्वालिटी देने के बाद ये नहीं होता कि आप सब बराबर पढ़ रहे हैं और एक स्कूल में, उसी स्कूल में एक बच्चा 99% और एक 30% और दोनों को बराबर की नौकरी। फिर क्यों मिले बराबर की नौकरी? मौके बराबर दो, लेकिन उसके बाद जो लायक हो उसको ऊपर जाने दो और जो लायक नहीं है उसको उसी लेवल पे। भाई देश क्या करे? देश शिक्षा अच्छी दे सकता है, देश मेडिकल फैसिलिटी अच्छी दे सकता है, देश आपको रोड अच्छे बना के दे, लेकिन जो लायक है उसे जीवन अपना अच्छा बनाने का
पूरा अधिकार है। अधिकार गरीब को भी है। इसीलिए इन लोगों का मानना है कि उत्पादन के साधन समाज के हित में काम करने वाले होने चाहिए। यहाँ शिक्षा बराबरी की होनी चाहिए, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब लोग यूज कर सकें। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन इंडिया में थोड़ा ना हम लोगों में बुद्धि कम है। हम इसका मतलब सोच लेते हैं कि इसका मतलब हर चीज में बराबरी हो, अमीर जो खाए वही गरीब भी खाए। ऐसा नहीं है, ये इक्वालिटी गलत है। वरना तो फिर अमीर सोचेगा यार इसको और मुझे बराबर मिल रहा है, मैं पागल थोड़ी हूँ दिन रात मरूं, मैं भी कम काम करता हूँ। और ऐसा करने से देश तो पीछे चला जाएगा ना। लायक लोगों को हमेशा से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मौका बराबरी का दो, उसके बाद इंपॉर्टेंस देखो कि कौन लायक है और कौन नालायक है। इनका फंडा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। जैसे एक होता है ना मन से किसी चीज की तरफ झुकाओ, तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए। मौके सबको बराबर मिलने चाहिए। SC ST OBC ब्राह्मण जाट क्षत्रिय जिस भी आप फैमिली के हैं, सबकी स्कूलिंग एक जैसी हो। और जो विदेशी है ना, ये लोग इसीलिए देखना वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे देश एजुकेशन को फ्री रखते हैं। इसका मतलब है पढ़ाई के मौके सबको मिलते हैं। इंडिया में तो जो अपनी हालत है बहुत खराब है। आप जानते हैं सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, सबके सामने है। फ्री है सरकारी स्कूल में, लेकिन वहां कोई पढ़ता ही नहीं, माहौल ही नहीं है पढ़ने का। पहली चीज एजुकेशन फ्री रखते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो ये मेडिकल फैसिलिटी है ना, ये भी फ्री है। ये दोनों सबके लिए फ्री रखते हैं। इसके बाद एक आधी सुविधा वो उनकी देशों की मर्जी। इस पे सबका बराबरी का हक है। लेकिन जो एजुकेशन बराबर में आगे निकलेगा ना, ऊपर वही जाएगा। यानी मौके बराबर देके और फिर फेयरनेस की बात करते हैं, तभी तो ये ग्रोथ कर गए। दुनिया में नंबर 1 शक्ति ऐसी थोड़ी बन गया था। इसका क्या कहना था, ये अगर तुम मौके बराबर दोगे तो ये बहुत सारे गरीब जो है ना, ये फालतू में आगे आ जाएंगे। इनका कहना था पूंजीपतियों को ही देश पर राज करना चाहिए और अमीरी का डंका बजना चाहिए। दो अलग बातें हैं। समाजवादी बहुत बड़ी एक क्रांति हुई थी। आप लोगों ने शायद 9वीं 10वीं में अगर ध्यान दिया होगा, USSR में, सोवियत संघ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1917 में एक क्रांति हुई थी। और ऐसी क्रांति कि पूरे देश के सिस्टम को बदल के रख दिया। सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा आप समझते हैं, वो वर्ग जो किसानों का होता है, जो गरीब मजदूरों का होता है, जो हर तरफ से हारा हो। किसान गरीब मजदूर टाइप के लोग इसमें आते हैं, सर्वहारा। इन लोगों ने क्रांति की। सारे किसान, सारे मजदूर, गरीब आदमी सड़कों पर थे, इनके बीवी बच्चे, और पूरे देश का सिस्टम बदल दिया। राजशाही जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी ना, पूरे देश के मजदूर और किसान उनमें घुस गए। और जो ज्यादा खराब लोग थे, जो अपना वही पदाधिकारी थे और अत्याचारी थे, उनका सबने मिलकर जनता ने मर्डर कर दिया। जनता इतनी ज्यादा वो हो गई कि सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे, इसको गलत को। इतना टॉर्चर कर रही थी यहाँ के जो राजा थे, जो यहाँ के शासक थे। तो जनता उनके बिल्डिंग्स में उसमें आग लगा दी, उनके घरों में महलों में घुसे, उन सबको मार दिया, जिंदा जला दिए बहुत सारे लोग। ये जरूरी हुआ क्योंकि सिस्टम ऐसे ही हंसने खेलने से नहीं बदलते। सिस्टम बदलने के लिए पहली चीज होती है जागरूकता। ये सब जागरूक थे, इनको पढ़ाया लिखाया, इनमें क्रांति की एक आग पैदा कर दी यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स ने। और फाइनली 1917 में जाके ऐसी कोशिश इन्होंने 1905 में भी की थी। बहुत गरीब मजदूर, भूखे मरते मजदूर, महारानी जो इनके राजा रानी थे ना, इनके महल के बाहर गए। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, मजदूरों की छुट्टी थी। रोते बिलखते नंगे और सर्दी गर्मी से मरते हुए मजदूर इकट्ठे होके सारे एक पूरा बहुत बड़ा हजारों का हुजूम उमड़ा, इकट्ठे हुए। और क्या करें, तो भाई राजा के पास चलो, वही हमारी सोचेगा क्या करना है क्या नहीं। 1905 को संडे के दिन एक भारी भरकम भीड़ वहां जाती है और वहां वो जाके नारे लगाते हैं, रोटी रोटी रोटी, जैसे वो ब्रेड बोलते होंगे, तो वहां नारे लगा रहे थे। तो वो जो महारानी थी वो बाहर आई अपने महल के ऊपर और बोली कि क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ। तो लोगों ने कहा जी भूखे मर रहे हैं और रोटी चाहिए, रोटी दो, रोटी हमारा हक है, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिलता कमाने का। तो रानी ने कहा अरे रोटी नहीं है तो चिल्लाने की क्या जरूरत है, ब्रेड खाओ, पिज्जा खाओ, इस तरह की बातें। मतलब कितनी मूर्ख रानी है, इतनी अकल नहीं है कि लोगों के पास पेट भरने की रोटी नहीं है, पिज्जा और ब्रेड कहाँ से आएंगे। तो फिर ये और इससे आगे बढ़ के सुनो, जब लोग और हाहाकार करने लगे तो आदेश दिया गया कि इन भूखे रोते बिलखते नंगे बच्चों पर, औरतों पर, महिलाओं पर, आदमियों पे गोली बारी करवा दी और खूनी रविवार बना दिया। वो संडे ये कहलाता है ब्लडी संडे, खूनी रविवार। ये रूस में, USSR में संडे के दिन अत्याचार किया गया था। निहत्थे बेचारे भूखे मरते, रोते बिलखते बच्चे थे, पत्नियां थी, बूढ़े थे, जवान थे, इन सब की लाशें बिछा दी। और कारण रोटी का नारा लगा रहे थे। लेकिन वो तब तो दब गई वो बात, लेकिन ये मन में आग बन गई। जैसे 57 की क्रांति हमें दुखी करती थी ना, ऐसे 1905 का खूनी रविवार इनके मन में था, जोश भरता था कि हमें व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए। और महज कुछ सालों बाद देखो, 5
से 17 ही तो आया 12 साल बाद। इस बार इतना इन्होंने सिस्टम से काम किया कि सारी जो इनकी व्यवस्था थी इसको उखाड़ फेंका। और ये वर्ल्ड में पहला एग्जाम्पल है कि कैसे सर्वहारा मजदूरों ने, किसानों ने, जो बिल्कुल गरीब थे, भूखे मरते रोते बिलखते टाइप के लोग, उन्होंने हथियार उठा लिए और कहा कि बस बहुत हुआ ये गलत तरीके का शासन, और अब हमारा राज चलेगा, हम चलाएंगे और सिस्टम से चलाएंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। और ये दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इन्होंने 1917 में कि सच में अगर कोशिश की जाए तो सर्वहारा मजदूर किसान देश की व्यवस्था को चला सकता है। और सबके अंदर तक ना, जो ये बड़े बड़े देश थे, ये अंदर तक हिल गए कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि गरीब आदमी में इतनी हिम्मत आ गई, किसानों में, मजदूरों में, कि पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंका। और फिर सिर्फ उखाड़ नहीं फेंका, उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई उखाड़ फेंका अब क्या करें, उसके बाद सिस्टम को चलाया, और इतने तरीके से चलाया, समाजवाद का सबसे सुंदर रूप दिखाया था यूएसएसआर ने। सारे स्कूल बराबर कर दिए, सब लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी बराबर कर दी, सब लोग सड़कों पर एक तरह चलने का अधिकार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बसों में ही जाएंगे, बस की सर्विस इतनी अच्छी रखो कि पीएम राष्ट्रपति भी उसमें बैठ के जा सके। आम जनता जिस बस में जाती है ना, उसी में राष्ट्रपति जाए, उसी में प्रधानमंत्री जाए। जहां पीएम का बेटा पढ़ता है वहीं रेहड़ी लगाने वाले का बेटा पढ़ेगा। यानी हर इंसान को क्या बराबर का मिलेगा, मौका। अब अगर राष्ट्रपति का बेटा उसी स्कूल में पढ़ के लायकियत इकट्ठी करेगा तो ही वो राष्ट्रपति बनेगा, अगर मजदूर का बेटा लायकियत इकट्ठी करेगा तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। यानी मौके सबको बराबर दिए, और दुनिया की आंखें खुल गई कि ये कितना बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया सिस्टम। उसी तरफ देखें पूंजीवादी, इनका कहना था अमीर और अमीर बनने चाहिए और इन गरीबों को गड्ढे में ढकेल दो, बेशक अमीरों का राज होना चाहिए, उत्पादन के साधन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ कमाई रखो। पूंजीवादी व्यवस्था सक्सेसफुल चलती रही। अमेरिका आपके सामने आज भी पूंजीवादी है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रोल दिखाया सोवियत संघ वाली सरकार ने, यूएसएसआर ने, लेकिन धीरे 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 भ्रष्टाचार आने लगा, आने लगा, आने लगा, और फाइनली जाके यूएसएसआर जो है इसमें फूट पड़ गई, और यूएसएसआर का बड़ा सा जो संगठन था ये टूट के 15 अलग अलग देशों के रूप में सामने आया, जिसमें से एक देश का नाम आज आप रशिया या रूस कहते हैं। और फिर ये जो प्रॉपर समाजवाद था ना, इसकी कल्पना भी लगभग खात्मे की तरफ आ गई। तो समाजवाद और पूंजीवाद, इन दोनों में से समाज के लिए ज्यादा अच्छा क्या है, समाजवाद। लेकिन अमीरों के नजरिए से देखें तो पूंजीवाद। अब इंडिया जब आजाद हुआ तो किसी महाशक्ति से हम डरेंगे नहीं, ये हमारा फंडा था, भाई हम क्यों डरे किसी से, लेकिन हमें इन दोनों का साथ चाहिए, क्योंकि हमें रशिया से भी अच्छे लिंक रखने हैं और अमेरिका से भी, ये हमारे लीडर्स को पता था। तो हमने क्या किया, हमने समाजवादी और पूंजीवादी के बीच का रास्ता चुना, और हमने कहा हमारी अर्थव्यवस्था होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका एग्जाम्पल है, आज आपके देश में सरकारी बसें भी चलती हैं, आपके देश में सरकारी तंत्र भी हैं, आपके देश में सरकारी शिक्षा भी है, और अभी तक तो मैं रेल भी कहा करती थी, पर अब आगे नहीं बोला जाएगा क्योंकि अब रेल प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई है। तो रेल और बस और ये सब जो था ना, ये प्राइवेट नहीं था, ये समाज की भलाई के लिए था। थोड़े रुपयों में कितनी लंबी यात्राएं लोग कर लेते थे। प्राइवेट चीजें हमेशा महंगी पड़ती हैं, ये फैक्ट है और ये हमेशा रहेगा। तो प्राइवेटाइजेशन जो है ना धीरे धीरे, इसका मतलब इंडिया में भी किसका बोलबाला बढ़ने लगा है, पूंजीवाद का। और पूंजीवाद के बोलबाले का एग्जाम्पल यही है कि सरकारी चीजें धीरे धीरे बेची जा रही हैं। सरकारी चीजों को जितने लोग खरीद रहे हैं वो आम आदमी तुम और मैं तो है नहीं, वो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो इसमें शेयर खरीद रहे हैं। और पूंजीपति वही विचारधारा है कि देखो गलत वो भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही गलत है, भाई अंबानी में लायक किया था तो पैसा क्यों ना कमाए, कमाना चाहिए, लेकिन सरकार को कुछ चीजें क्लियर कट करनी चाहिए कि ये कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होंगी। कर दो प्राइवेट, जरूरत है बहुत सारी चीजें करने की, लेकिन बहुत सारी चीजें जो बड़े तबके को बिलोंग करती है ना, वो प्राइवेट नहीं करनी चाहिए। और स्टार्टिंग में तो कुछ फील्ड एक्सप्लेन्ड थे कि ये कभी प्राइवेट नहीं होंगे, प्राइवेट होने चाहिए, चीजें होनी चाहिए प्राइवेट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ सरकारी, क्योंकि इंडियंस की तो आदत बहुत खराब है, सब कुछ सरकारी में गड़बड़ होगी। लेकिन धीरे धीरे करके हर चीज को ढकेलते जाना। जैसे कभी जब ये सिस्टम खड़ा हुआ था ना आजादी के बाद, जितना बड़ा सिस्टम है भेल सेल एनटीपीसी टाइप का, इनमें तुम्हारा और मेरा, हमारे बाप दादाओं का दिया हुआ टैक्स लगा हुआ था। सरकार के पास तो 1 रुपया भी नहीं है अपना, हमारे पूर्वजों ने जो टैक्स दे रखे थे ना, उस टैक्स को इकट्ठा करके, आपको लगता होगा कि आपके दादा तो खेती करते थे, कोई टैक्स नहीं दिया, आपको नहीं पता चला, हर आदमी टैक्स पे करता है, आज से नहीं सदा से। मैंने हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, बहुत सारे लोग
पुराने जुड़े हैं, राजा महाराजाओं के टाइम से टैक्स दे रहे हैं, तब से। ऐसा नहीं हो सकता कि आज भी कोई बच जाए। आप अननोइंगली टैक्स देते हैं ना, आप जो बाजार से सामान लाते हैं, आपको क्या पता उस पे प्रोडक्शन पे ही टैक्स लगा हुआ है। आपकी जेब से अगर आपने कोलगेट भी खरीदा तो आपने टैक्स दे दिया। अब ब्रश तो सभी करते हैं, कोलगेट सब यूज करते हैं, एक एक चीज पे आप टैक्स देते हैं जो आपको पता ही नहीं है। उस टैक्स के पैसे से ये देश चलता है, और इस देश का जितना स्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे उसी दिए हुए पैसे पे खड़ा हुआ था। तो यानी ये सरकार की चीजें ऑटोमेटिकली इंडियंस की चीजें हैं, जनता की चीजें हैं, जनता की भागीदारी से बनी है। इनको धीरे धीरे बेचा जा रहा है, तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले जनता के पैसे, पुराने पैसे को अपने लिए यूज करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये पूंजीवाद पूरी तरह आ जाएगा तो सिर्फ एक पर्पस रहेगा कि पैसा कमाओ। ये पैसा कमाना पर्पस बिल्कुल होना चाहिए देश के विकास के लिए, लेकिन पैसे के साथ साथ विचारधारा, थोड़ी सी देश की जिम्मेदारी है समाजवादी भी रखे। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? मिश्रित। पर अब हमारी इस मिश्रित का झुकाव किस तरफ दिख रहा है? पूंजीवाद की तरफ। अब कुछ सालों में तो खासकर था, पहले भी, लेकिन अब ज्यादा झुकाव हो गया। अब समाजवाद की बात अगर मैं करूं तो आपको पता होगा धीरे धीरे कह रहे हैं एजुकेशन को भी प्राइवेट करेंगे। बिजली आप जानते हैं प्राइवेट हो चुकी है। रेल प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में काफी सारी चीजें तो आपको पता ही है, आप रोज देखते हैं। LIC जो था, जो 1956 की देन था, जिसपे हमें पूरा विश्वास था कि इसमें पैसा कभी नहीं डूबेगा। आप रिलायंस में पैसा डाल रहे हैं, आप किसी भी प्लान में पैसा डाल रहे हैं, आपका पैसा मार्केट रिस्क पर होता था, वो डूब सकता था, लेकिन LIC में पैसा कभी नहीं डूबेगा। लेकिन अब LIC भी बेच दिया गया तो उसमें भी पैसा डूब सकता है। यानी चीजें धीरे धीरे करके किस तरफ ज्यादा मुड़ती जा रही हैं। अगर ये ज्यादा इस तरफ चली गई तो ये परिकल्पना खत्म बराबर हो जाएगी, और ये खत्म हो जाएगी तो संविधान की प्रस्तावना में जो वो दिखावटी शब्द लिखा था तुमने 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, समाजवादी, वो फिर दिखावट ही कहलाएगा। तो ये दो आइडियाज पिछली बार पेपर में था, ये HSSC में, इनमें मूल अंतर क्या है? आइडियल हैं ये दोनों, आइडियाज अलग अलग हैं, दो विचारधाराएं हैं, ये दोनों की सोच अलग। इसकी सोच क्या है? अमीरों को और अमीर बनाना। इसकी सोच क्या है? समाज को मौके बराबर दो, जो लायक हो वो ऊपर आ जाएगा। तो इंडिया में जब इंडिया आजाद हुआ तो प्रॉब्लम क्या आई? भाई अमेरिका का हाथ पकड़ोगे या रशिया का, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच में एक ऐसी लड़ाई थी जो दिखती नहीं थी लेकिन थी, उसे कहते हैं कोल्ड वॉर। ये पेपर में था पिछली बार, कोल्ड वॉर, HSSC में था, कहीं भी देख सकते हो, आ जाते हैं ये। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जिसको आप कहते हैं, एक ऐसी लड़ाई जो असलियत में तो नहीं हो रही, कोई किसी को लेके मार नहीं रहा, कोई हथियार नहीं चल रहे, कोई सप्लाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम किया जाए। अमेरिका ने अपना आदमी चांद पे उतारा, पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो रशिया ने अपना आदमी जो है ना वो अंतरिक्ष में भेजा कि अगर तू इतना करेगा तो मैं तुझसे आगे करूंगा। टेक्नोलॉजी का एक दूसरे से आगे विकास, जितना ये कर रहा है वो उससे आगे, फिर वो इससे आगे। इसका कुछ ना कुछ फायदा भी हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर फाइनली एक खराब चीज थी। जब USSR टूटा ना, इस रशिया से मेरा मतलब USSR है, 1991 में इस USSR में फूट पड़ी और इसके 15 हिस्से बन गए। उसके बाद ये शीत युद्ध धीरे 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 मंद पड़ता चला गया, वरना शीत युद्ध का बहुत बुरा हाल था। और जब हम आजाद हुए थे 47 में, तो इंडिया को स्पष्ट ये था कि किसका हाथ पकड़ूं, अमेरिका या USSR। तब इंडिया ने ये शब्द ढूंढा कि हम जो है ना USA से दबेंगे और ना ही USSR से, क्योंकि हम प्रभु सत्ता संपन्न हैं। अपनी विदेश नीति हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें किसके साथ रहना है, किससे हथियार खरीदने और किससे नहीं खरीदने। हमने दोनों के साथ अच्छा रिश्ता रखा। हम USA से भी व्यापार कर रहे थे और हम USSR के साथ भी संगी साथी की तरह ही रहते थे। हमने व्यवस्था को क्या कहा? हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमने अपने संविधान के उस पहले पन्ने पर अपने नाम में बाद में समाजवादी जोड़ लिया, और सच में सरकार समाजवादी की तरफ झुकी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरफ झुकाव जा रहा है? पूंजीवाद की तरफ। ठीक है, चलिए, तो हमने पहला वर्ड समझ लिया। इसका मतलब समझ में आया कि अपनी खुद की सत्ता हम खुद संभालेंगे। हम अपने आंतरिक संबंध किससे लड़ना है, पड़ोसी से लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये अमेरिका ना बताए कि तुम मत लड़ो, हमारी मर्जी। जो हमें ठीक लगेगा उसको हम ठीक मानेंगे, जो गलत लगेगा गलत मानेंगे। हम किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में अपनी नीतियां नहीं डिसाइड करेंगे, और हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। अपने विदेश संबंध हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। नेक्स्ट शब्द है धर्मनिरपेक्ष। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं इंडिया में आज भी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टोटल आबादी में जिसकी आबादी कम होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा,
वो माइनॉरिटी कहलाएगा। एक सेक्शन में नहीं, पूरे देश में। जैसे इंडिया में हम आज भी अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत बड़ी प्रतिशतता इंडिया में हिंदुओं की है। हम 82 से 85% के बीच में फ्लोट करते हैं हमेशा, यानी लगभग पूरे में से थोड़ा सा हिस्सा बस बाकियों का है। और इंडिया में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की है। सिख भी माइनॉरिटी में है, जैन भी, बौद्ध भी, पारसी भी, और बाकी जितने भी लोग यहाँ हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी है हिंदुओं की। लेकिन इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं है। इंडिया राष्ट्र अगर पूछें तो धर्मनिरपेक्ष है ये, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का कोई धर्म नहीं है, पहली बात, फर्स्ट। सेकंड, इंडिया में सब धर्म बराबर हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी धर्म को अच्छा या बुरा नहीं कहता, वो कहता है इंडिया का कोई धर्म नहीं है। और सेकेंड थिंग, इंडिया में सब धर्म बराबर है। कोई भी इंसान क्राइम करता है तो उसके धर्म से जुड़ी मुद्दा नहीं है ये कि आपने क्राइम किया तो हिंदू धर्म में ये क्राइम किया तो ये सजा है, मुस्लिम में नहीं। सब बराबर है, यहाँ लॉ के सामने सब बराबर है। ये दो अलग पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो। धर्मनिरपेक्ष का पहला मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, क्रॉस कर दिया। दूसरा मतलब यहाँ सब धर्म बराबर हैं। तो इंडिया एक समाज, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष बाद में शब्द आया, पहले नहीं था। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमने क्या देखी धर्मनिरपेक्ष के बाद? तीसरा लिखा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। आप अच्छी तरह जानते हैं इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है, जिसमें कि आप, मैं, हम सब जिनकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है, हम सबको वोट डालने का अधिकार है। और ये वोटिंग राइट हमें लेटर स्टेज में चेंज करके मिला था। मैंने एक दिन बताया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 1989 में हमारा वोटिंग का अधिकार की एज घटा दी। पहले 21 साल में वोट डालते थे, लेकिन ये घटाकर कितनी कर दी? 18 ईयर्स। कौन से सन में किया? 1989 में। और ऐसा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की उस किताब में चेंज करना पड़ा। कोई भी नई चीज करते हैं, चेंज करते हैं। और ये जो चेंज था, ये 61st अमेंडमेंट था, यानी उस किताब को पहले 60 बार बदला जा चुका था, कुछ कुछ नया। 61वां संविधान संशोधन, 61st अमेंडमेंट, कौन से सन में? 1989 में। मताधिकार की आयु घटाकर 21 से कितनी कर दी गई? 18। और अब तक 18 ही है। तो आप ये लगा लो 30-32 साल पहले ये एज घटाई गई थी, 21 से घटाकर 18 की गई 1989 में। अमेंडमेंट का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सन भी इंपॉर्टेंट है, और एज तो तुम्हें वैसे याद रहेगी ही। एक लड़के की शादी की एज है, एक लड़की की शादी की एज, जो इसमें है लीगल तरीके से, ठीक है। तो ये लोकतंत्र का मतलब क्या? हर 5 साल में आपके हाथ में पावर है, लोगों का तंत्र है। मन करे आप बीजेपी को दोबारा लाएं, ना मन करे ना लाएं। कांग्रेस को आप चाहे लाएं चाहे ना लाएं, ये हम सब जनता के हाथ में है, क्योंकि इंडिया में लोगों का तंत्र है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या बताया था अब्राहम लिंकन ने? कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी हम चुनते हैं, अपने में से चुनते हैं, और हमारे चुने हुए वो रिप्रेजेंटेटिव ही हमारे देश को चलाते हैं। तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी का असली मतलब है। और इस देश में हर 5 साल में लोकसभा के और हर राज्य में 5 साल में विधानसभा के चुनाव होते हैं। गणराज्य का मतलब है रिपब्लिक। हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। गणराज्य का मतलब एग्जैक्टली क्या है नहीं पता। 99.9% लोगों को रिपब्लिक का मतलब ही नहीं पता, वो बता ही नहीं पाते कि रिपब्लिक क्या है। ध्यान से सुनो, रिपब्लिक का मतलब है हमारे देश का एक मुखिया है। वैसे तो इंडिया में 2 मुखिया हैं। 2 मुखिया से मेरा मतलब है एक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और एक प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ मुखिया हम मेनली मान लेंगे राष्ट्रपति को। 2 मुखिया किस तरह से हैं जान लो। ये आदमी है किताबी दिखावटी हेड, संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशन की वो किताब कहती है ये इंडिया का पहला नागरिक है, ये सबसे पहला इंडियन है, लिस्ट में इसका नंबर पहला है। जो बैठेगा, आदमी कोई भी हो, औरत कोई भी हो, इस पोस्ट की वैल्यू है। पीएम के लिए है, ये असलियत में ताकतवर है, ये वास्तविक हेड है, यानी रियल में पावर किसके हाथ में? पीएम। लेकिन दिखावटी किताबी वाली पावर किसके हाथ में? संवैधानिक पावर, तो वो है राष्ट्रपति। हमारे देश की सबसे बड़ी पोस्ट इसकी बात करेंगे, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, POI। ये हमारा जो मुखिया है ना, इसका इलेक्शन होता है। ये एक टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है। दोनों बातें ठीक है ना हमारे ऊपर। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति मर्जी से नहीं बन सकता। रामनाथ कोविंद का इलेक्शन हुआ था। आपके देश में जितने अब तक राष्ट्रपति बने हैं ना, हर एक का इलेक्शन हुआ है। इस इलेक्शन में तुम और मैं कभी नहीं गए, क्योंकि आम जनता इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती। फिर जनता इसमें अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। कैसे अप्रत्यक्ष? जो दिखाई ना दे, इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि जनता चुनती है अपने देश के
लिए एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने राज्य के लिए एमएलए। ये देश, ये राज्य, ये हमने चुने हैं। हम सब जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, आप सबने अपने अपने राज्य के एमएलए बनाए हैं और आपने हर 5 साल में एक बार होने वाले इलेक्शन में एमपी बनाए हैं। आपके इलाके में एमएलए एमपी हर इलाके में होते हैं। इन दोनों को किसने बनाया? जनता ने। और ये दोनों मिलके बनाते हैं राष्ट्रपति को। तो इसलिए कहते हैं कि जनता इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। हम डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट। इसका इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, लेकिन अप्रत्यक्ष है। इसका टाइम पीरियड है, 5 साल बाद ये हटेंगे, दोबारा भी बन सकते हैं, लेकिन इलेक्शन से बनेंगे। ये नहीं कि मैं तो बैठा ही रहूंगा कुर्सी पे, ये मर्जी नहीं चलती। आज तक सिर्फ एक राष्ट्रपति है जो 2 बार बैठे रहे हैं, जो 2 बार चले हैं, लेकिन इलेक्शन से हुए थे। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इलेक्टेड होते हैं और इनका एक टाइम पीरियड है। ये पद पैतृक नहीं है, ध्यान से सुनो। यानी किसी के फादर हैं तो उसका बेटा अगला राष्ट्रपति नहीं होगा। चुना जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं राजा हूं। जैसे आपने पढ़ा था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये बाप बेटे ही तो हैं। इसके बाद इसका बेटा, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे बैठते चले गए। यानी ये पैतृक पद थे। इसका पिता है तो ये बैठेगा, फिर इसका पिता है तो ये बैठेगा। अब हमारे देश में ये पद पैतृक नहीं है। इसका इलेक्शन एक टाइम पीरियड के लिए होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। कौन सी? राष्ट्रपति की। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, तुम्हारा मेरा शासन में भागीदारी डायरेक्ट है, यानी देश का एमपी एमएलए। और गणराज्य का मतलब इंडिया में एक हेड है, उसका इलेक्शन जनता इनडायरेक्ट करती है। जनता के द्वारा बनाए गए एमपी एमएलए करते हैं और उसका एक टाइम पीरियड है, एक टेन्योर है। उसके बाद अगर वो दोबारा आना चाहता है तो इलेक्शन में हिस्सा लेगा। ये है गणराज्य। ये एमपीज और एमएलएस के ऊपर फोकस करता है और ये देश के राष्ट्रपति के ऊपर। अब उम्मीद करती हूँ दोनों का डिफरेंस तुम्हारी समझ में आ गया होगा। समाजवादी मैंने बता ही दिया। सरकार का रुख किस तरफ था पहले? समाजवादी। सरकारी स्कूल बहुत अच्छे। अब तुम ये देखो, जब हमारे पापा वगैरह पढ़े थे, तुम्हारे पिताजी जब पढ़े होंगे, तुम्हारी माँ, तब कहाँ थे प्राइवेट स्कूल? सब लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और उन्हीं में पढ़ के लोग अफसर लग जाते थे, उन्हीं में पढ़ के लोगों को नौकरियां मिलती थी। हर चीज़ पहले सरकारी की तरफ थी। धीरे धीरे रुझान मुड़ने लगा और सरकारी चीज़ों की बर्बादी स्टार्ट हुई और आज ऐसी हालत है कि ये समाजवादी हो सकता है कुछ सालों बाद आपको बस दिखने में रह जाए शब्द, रियलिटी में हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। उस कंडीशन में सरकार का झुकाव किस तरफ दिखेगा? पूंजीवाद के। लेकिन शब्द नहीं बदलेंगे, लिखा शब्द एज इट इज रहेगा। ये स्टार्टिंग में नहीं था, 1976 में आया था 42nd अमेंडमेंट से। अब उम्मीद करती हूँ 5 शब्द समझ में आ गए होंगे। प्रभुसत्ता संपन्न, हम किसी से डरते नहीं हैं, ना अमेरिका, ना रशिया, ना किसी और से। अपनी विदेश नीति हम खुद बनाएंगे, किसी बाहर वाले को नहीं हम हिस्सा देंगे कि तू बता कि हमें क्या करना है। धर्मनिरपेक्ष, इंडिया का कोई धर्म नहीं है, यहाँ सब धर्म बराबर हैं। लोगों का तंत्र है, हर 5 साल में हमारे हाथ में वोटिंग राइट है, हमारी मर्जी सरकार को दोबारा लाएं या हटा दे। गणराज्य, इस देश का मुखिया जो सबसे पहला है वो इलेक्टेड है, वो पद पैतृक नहीं है, उसका एक टाइम पीरियड है। समाजवाद, हमारी सरकार का कर्तव्य है कि वो समाज की भलाई के लिए सरकारी अस्पताल चलाए, वो समाज की भलाई के लिए फ्री एजुकेशन दे, वो ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराए। ये 5 शब्द इंडिया हैं, ये दिखाते हैं कि इंडिया में कैसे काम होता है। इसके बाद कुछ चीज़ें और बता दूं, फिर इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको बुक की भाषा में पढ़ भी लेंगे। इंडिया में ना ये कहते हैं 3 तरह की आज़ादी होनी चाहिए। कैसी कैसी आज़ादी? अब तुम और मैं आज़ाद हैं, लेकिन ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जहाँ लोग भूखे मरे? ऐसी आज़ादी के क्या मायने जिसमें लोगों को रोज़गार ना मिले? ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जहाँ बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो? आज़ादी के कुछ मायने होने चाहिए ना। आज़ादी का मतलब होना चाहिए सच की आज़ादी, भाई बोलने की आज़ादी, पढ़ने लिखने की आज़ादी, रोज़गार की आज़ादी। तो हमारी इस संविधान की कुछ लाइनों में जो पहले पन्ने पर लिखी थी, इसमें 3 तरह की आज़ादी की बात करेंगे। क्या क्या? ये कहते हैं सामाजिक न्याय। आज़ादी का मतलब मेरा है भाई न्याय जहाँ होगा, आज़ादी का फायदा तब है ना जब आपको न्याय मिले। तो ये 3 तरह के न्याय की बात करते हैं। एक न्याय है हमारा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समझे? बराबरी का अधिकार हो, सबको जिंदा रहने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। दूसरा, आर्थिक न्याय हो, ऐसा ना हो कि कुछ अमीर ही सारी चीज़ों पे हक जमा के बैठ जाएं। सबको खाने कमाने की आज़ादी हो, भाई कोई बिजनेस करना चाहता है तो कर ले, किसी का मन कर रहा है खेती करने का तो करे, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। तीसरा, राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय, हम सबको वोटिंग अधिकार है। ये थोड़ी कि सिर्फ अमीर ही वोट डालेंगे, आप भी वोट डाल सकते हैं, मैं भी, हम भी, कोई भी।
और ये ज़रूरी है कि राजनीतिक न्याय हो। देखो कितनी बार लोग जो है निर्दलीय उठ जाते हैं, छोटे छोटे स्तर के आदमी भी। अब वो अलग चीज़ है कि आजकल उनको पहले ही कुचल देते हैं और बड़े लीडर्स को उभरने नहीं देते, अगर वो लायक भी हो तब भी। आम आदमी को सिर्फ उनको उभारा जाता है जिनको पार्टी पसंद करती है। लेकिन संविधान में लिखा हुआ था 3 तरह की न्याय की कल्पना की गई थी, और ये पेपर में आता है। चौथा न्याय और कुछ दे देंगे और कहेंगे कौन सा न्याय नहीं था। तो यहाँ 3 तरह का न्याय है। सामाजिक न्याय होना चाहिए, सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए औरतों की, आदमियों की, जेंडर की या किसी भी कास्ट की। आर्थिक न्याय है, सबको पैसा कमाने का अधिकार हो, सबको रोजगार का अधिकार हो। अब देखो नौकरियां निकलती हैं तो ये थोड़ी निकलती हैं कि इसमें सिर्फ ये वाले लोग ही भरेंगे। भाई बराबरी का हक है ना। एक अलग मुद्दा है आरक्षण का, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। आरक्षण अलग चीज है, लेकिन जब नौकरी आती है तो देखो हर किसी सेक्शन को नौकरी के लिए, भाई SC ST OBC जनरल सब लोगों को तो मौका मिला। तो ये आर्थिक न्याय किया गया, अच्छी बात है ये। राजनीतिक न्याय क्या है? हम सबको राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार है। आप किसी भी कास्ट के, क्रीड के, जेंडर के हैं, अगर आपकी एज 18+ है तो आप राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। किसी भी गाँव का 18 साल प्लस होते ही लड़का या लड़की ग्राम सभा का ऑटोमेटिकली मेंबर बन गया, वो पंचायत के इलेक्शन में वोट डाल सकता है। और अगर उसको ग्राम पंचायत का हिस्सा बनना है तो उसकी एज 21 होनी चाहिए। ये एक तरह की राजनीतिक आजादी है, ये न्याय है। तो 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पेपर में जब आते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं। इसको याद करने का तरीका है सा आ रा, सा आ रा, ऐसे याद कर लो। जैसे ना सारा भारत है, सारा, तो इसमें सा आ रा यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये न्याय की बात की गई है, रोजगार की बात है इसमें छिपी हुई, इसमें पैसों को बराबरी की बात है छिपी हुई, आजादी की, मतलब हर तरह के न्याय की बात है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा देती हूँ। किस में आएगा ये? अच्छा, OPS में होगा ना। इस प्रस्तावना को एग्जैक्टली क्या है प्रस्तावना में वो पढ़ा देती हूँ, ताकि तुम लोगों को पेपर में अगर आ भी जाए तो दिक्कत ना हो। देखो प्रस्तावना, प्रीएम्बल। हम भारत के लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। हम भारत के लोग, भारत को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसमें भी, हम भारत के लोग, भारत को आएगा यहाँ बीच में, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इन वर्ड्स पे ध्यान देना जिन पे मैं सर्कल लगाऊं, इनकी कीमत है इन वर्ड्स की। देखो ध्यान से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अपना खुद का डिसीजन, ये हम भारत के लोग, भारत को, थोड़ा सा ये इन्होंने लिखने में गड़बड़ कर दी, एक वर्ड रह गया, भारत को। तो सबसे पहली लाइन में देखो भारत कितनी बार आया, 1 और 2। हम भारत के लोग, भारत को। उसके बाद 5 शब्द आएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये एक वर्ड, समाजवादी सेकेंड, पंथ निरपेक्ष थर्ड वर्ड, लोकतंत्रात्मक 4th और गणराज्य। इन 5 का मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया। इसका मतलब है अपनी खुद की सत्ता चलेगी, सोवर्ण। हम किसी से नहीं पूछेंगे जी हम विदेश संबंध लड़े या ना लड़े, हमारी मर्जी, हमारी विदेश नीति। समाजवादी, हमारी सरकार का रुख होगा समाज की भलाई की तरफ, जो अब दिखावट लगता है। पंथ निरपेक्ष, इंडिया का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म बराबर। लोकतंत्र, हर 5 साल में आपके हाथ में वोटिंग राइट है, आपकी मर्जी। गणराज्य, इस देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठा आदमी इलेक्टेड है, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट सही, उसको MLA MP बनाते हैं और वो पद पैतृक नहीं है। 5 साल बाद वो हटेगा, चाहे दोबारा आ जाए, लेकिन एक बार हटेगा। आगे क्या कह रहे हैं, बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, यानी तुम और मैं, हम सबको कैसा न्याय देंगे, देखना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम सबके लिए है, समस्त नागरिकों को। सामाजिक सा आ, आर्थिक रा, राजनीतिक न्याय। हम सबको विचार की अभिव्यक्ति, ये कॉमा यहाँ नहीं है, विचार अभिव्यक्ति का, यानी कुछ भी तुम्हारे मन में आए तुम बोल सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारी जबान जो है वो किसी को आहत ना करे, वो देश के एज सच विरोध में ना हो। गलत नीतियों को गलत बोलना गलत नहीं है। अगर आप सरकार के भी किसी काम से खुश नहीं है तो आप उसको गलत कहने का हक है, देखो लिखा है विचार की, लेकिन ये ध्यान रखना वो किसी खास धर्म को उकसाने के लिए ना किया जाए, वो किसी इस तरह की टिप्पणी ना हो जो कि गलत दिखे। अपनी बात को रखने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, एक सभ्य भाषा होती है। तो इंडिया में ना आज़ादी है, तभी देखो हमारे यहाँ लोग जो है किसी भी नीति के आते ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोल पाते हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने कहा है कि हमें विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आर्टिकल 19 में लिखा है कि हम सब आज़ाद हैं, मौलिक अधिकार है विचार अभिव्यक्त करने का, लेकिन इसका गलत यूज नहीं करना, किसी के खिलाफ गलत शब्द नहीं बोलने, और सरकार को भी अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो आपका अधिकार है, पर एक भाषा का, सभ्य का प्रयोग करते हुए। विचारों की अभिव्यक्ति
आपकी मर्जी, जब आप जिस धर्म पे विश्वास करना चाहें, आप हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, आप इस्लाम धर्म को छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, जिसको मन करे उस धर्म को मानो, आपको आजादी है विश्वास की, धर्म की और उपासना की आजादी है। मन करे मंदिर जाओ, ना मन करे मत जाओ, मन करे भगवान को मानो, ना मन करे मत मानो, यानी इतनी आजादी है कि हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, हम सबको अवसर मिलता है, ये समाजवाद की कल्पना है कि सबको मौका मिले, मौके के बाद जो लायक है वो आगे जाएगा और जो नालायक है उसको आगे बढ़ने का मौका दिया था, नहीं बढ़ा तो फिर पीछे रहेगा वो। अवसर की समानता, ये नौकरियों की भी बात कर रहे हैं, पढ़ने लिखने हर चीज की बात कर रहे हैं, प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी देश की अखंडता, देश टूटे ना, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा, उम्मीद करती हूँ ये वर्ड्स तुम्हें समझ में आ गए होंगे, ये 5 तो मैंने बता ही दिए थे, इनके मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह का न्याय प्रस्तावना में है। विचारों की अभिव्यक्ति का मौका हम सबके पास है, इसीलिए यहाँ लिखा है ये संविधान में। अवसर की समानता है, सबको मौके मिलते हैं। अखंडता, इस देश की यूनिटी बनी रहे, इसके लिए हमें काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, एग्जाम में आ जाएगा, कौन सी डेट मेंशन है संविधान सभा की प्रस्तावना में, तो देखो इसकी डेट ध्यान रखनी है हमें, इसकी डेट है 26 नवंबर 1949, जो लिखित में है। इसी दिन कहते हैं संविधान दिवस मनाया गया, हम हर साल मनाते हैं संविधान दिवस इस दिन को, इसी को विधि दिवस कहते हैं, इसी को कानून दिवस कहते हैं, पेपरों में आएंगे ये, वैसे ही पेपर नवंबर दिसंबर में है। विधि दिवस, कानून दिवस, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर को, और उस टाइम मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006। 2006 कहां से आ गया, क्योंकि 2 कैलेंडर हैं हमारे, एक शक संवत पर आधारित और एक विक्रम संवत पर आधारित। हमारी सरकार ने साका इरा या शक संवत पर आधारित कैलेंडर को अपनाया है। शक और विक्रम, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जान गए होंगे, ये हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। शक कनिष्क ने चलाया था और विक्रम संवत कोई विक्रमादित्य राजा थे बहुत पहले, उन्होंने चलाया था। शक संवत 78 ईस्वी की में माना गया था और विक्रम संवत 58 BC की देन है। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं, इसलिए सन आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये 49 और ये 2006, 1949 और 2006। ठीक है, एतद द्वारा, एतद मतलब अपने, जनता के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, इसका मतलब अडॉप्ट करते हैं। पेपर में इंग्लिश में आ जाएगा कब अडॉप्ट किया, तो 26 जनवरी। अधिनियमित करना मतलब इनैक्ट करना, इसमें लिखी बातों को कानून के रूप में हमने कुछ बातों को मान लिया। वो 15 पैराग्राफ तुम्हें बताए थे, 5, 6, 7, 8, 9, 324, 60, 366, 67 बताया था ना, वो सारे। और आत्मार्पित मतलब अपने आप को देना, अपने आप को कोई चीज अर्पित कर लेना, आत्म अर्पित, अपने आप को अर्पित करना। तो ये 3 चीजें अगर आती है ना, तो आपको डेट लिखनी है ये वाली। कौन सी 3 चीजें, अडॉप्ट आ जाए, इनैक्ट आ जाए और अपने आप को अर्पण करना, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, तो डेट ये आएगी। लेकिन अगर पेपर में आ गया लागू किस दिन हुआ, तो डेट आएगी 26 जनवरी 1950। लागू करने का मतलब सारी बातों को हमने फॉलो कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे ये प्रस्तावना इतनी ही है, यहाँ तक है ये प्रस्तावना, क्योंकि इसमें फाइनली डेट बता दी कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं देखो, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव याद है जो पंडित नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर को, और अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि रुक जाओ, वेट कर लेते हैं देशी रियासतों का और मुस्लिम लीग का, वही उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ये सिर्फ सलाहकार है, मेंबर नहीं है ये, ना इन्होंने पैसा लिया, फ्री में सेवाएं दी। BN राव द्वारा प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया। मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति ने काम बाद में किया, जिसमें अंबेडकर जी थे। ओरिजिनल शुरू में काम कर दिया था BN राव ने, बिना किसी से पैसा लिए, अपनी मर्जी से निशुल्क सेवाएं देकर। तो उन्होंने जो ये पढ़ाना भी हमने, इसका प्रारूप भी उन्होंने तैयार कर दिया था। प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ हैं एक NA पालकीवाला, इनका नाम है पालकीवाला। इन्होंने कहा प्रस्तावना जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रस्तावना को पालकीवाला कह रहे हैं कि ये सर्कुलर है। ध्यान से देखो, प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र या सर्कुलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया। एग्जाम में आ जाएगा, संविधान का सर्कुलर किसे कहा गया, तो प्रस्तावना को कहा गया। किसने कहा, पालकीवाला ने कहा। और इसका जो ये हमने पढ़ी इतनी देर, 1 घंटे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर किसने दिया था, ये दिया था BN राव ने। देखो ये लिखा, संविधान
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा ये प्रस्ताव जो है ना, इसका प्रारूप तैयार किया गया था। वैसे इसकी भाषा जो ली है ना हमने, वो ऑस्ट्रेलिया से देखी है भाई, ऑस्ट्रेलिया की भाषा, लेकिन फिर भी इन लोगों का नाम भी इंपॉर्टेंट है। BN राव ने प्रारूप तैयार किया था और पालकीवाला ने कहा कि ये सर्कुलर है, कि इसमें सारे मैसेज मिल गए और इंपॉर्टेंट बातें, 5 शब्द हमने आगे देख लिए। ठीक है, संविधान के स्रोत अलग टॉपिक हो जाएगा, इसको मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। चलिए, आज हम लोगों ने जान लिया कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। अगर आपको याद हो, संविधान की अनुसूचियां मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। अनुसूचियां हमने 7 पढ़ ली थी, 7 को एक बार रिवाइज करा दूं कल से, क्योंकि फिर अगले टॉपिक में परसों से 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। सिर्फ ये रिवीजन है, पहले पढ़ा चुकी हूँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियां पहले थी कितनी? 8। अब कितनी है? 12। ये 8 में से 7 तुम्हें पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य हैं 28। आप अच्छी तरह जानते हैं 29 राज्य थे, लेकिन अब कितने हैं? 28। पहले यूटी 9 हुई थी, फिर 8 हुई, फिर 7 हुई, फिर 8। अब कितनी है? 8। अब 28 और 8 याद रखना। दूसरी अनुसूची देखो, 2 नंबर में क्या है? पैसा ना, तो वेतन, भत्ते, पेंशन। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, ये लिखा है देखो, वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख। 2 नंबर में पैसा था। 3 में क्या था? शपथ। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ है। 3 कौन सी शपथ नहीं है? राष्ट्रपति की, आर्टिकल 60 में है, यहाँ नहीं है। उपराष्ट्रपति की आर्टिकल 69 में है, यहाँ नहीं है। राज्यपाल की आर्टिकल 159 में है, यहाँ नहीं है। फिर यहाँ किसकी शपथ है? यहाँ शपथ है सांसदों की, पार्लियामेंट में जो आते हैं। यहाँ शपथ है मंत्रियों की, यहाँ शपथ है MLAs की, यहाँ शपथ है राज्य स्तर के मंत्रियों की, यहाँ शपथ है बाकी जितने लोग तुमने सुने हैं ना सबकी, सिवाय 3 के, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो 3 में शपथ। 4 इकट्ठे होते ही राज्यसभा बताया था, तो चौथी में क्या है? विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के टोटल मेंबर डिसाइडेड है कि कहां से कितने आने हैं, ये नहीं कि मर्जी से कहीं से 10 कहीं से 20, लिखा हुआ है उतने मेंबर भेजने हैं। लोकसभा का नहीं है इसमें। 5 की बनावट कैसी थी? S जैसी ना, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से जुड़ा हुआ था, ये रहा 5वां। विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों SC और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में था। और छठे में एक फॉर्मूला था, ATM2 कर लो या AMTM कर लो। 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों में STs के लेकर प्रावधान था। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र, जनजाति कौन? जो जंगलों में रहते हैं, जिनका अपना कल्चर है, अपनी भाषा, अपना पहनावा, प्रशासन के बारे में प्रावधान। 7वीं याद होगा, शक्तियों का बंटवारा था। 3 लिस्ट बताई थी, कौन कौन सी? एक केंद्र, एक राज्य और एक संवर्ती। संवर्ती पे दोनों काम करेंगे, लड़ाई हो गई तो केंद्र की चलेगी, संघ पे संघ सरकार बनाएगी नियम, और राज्य पे राज्य सरकार। राज्य के विषय घटाए थे, पहले 66 थे, फिर घटा के कम करके 61 कर दिए थे। और दोनों के विषय बढ़ाए थे, पहले 47 थे, फिर 52 कर दिए थे प्रेजेंट में। और जो देश की लिस्ट है उसमें भी टॉपिक बढ़ाए थे, पहले 97 थे, आज की डेट में 100 हैं, काम 99 पर करते हैं। तो 7वीं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में है। 3 लिस्ट हैं, संघ, राज्य, संवर्ती, कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची क्या है? इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होते टाइम 97, अब 99 है। ये विषय मैंने एक दिन पढ़ा भी दिए थे आपको। इसके बाद है राज्य सूची, राज्य के टॉपिक हैं इसमें सारे, राज्य सरकार जैसा ठीक समझती है काम करती है, इसको ठीक कर लेना। 61 विषय हैं ये, ठीक है। और संवर्ती क्या है? पहले 47 थे, आज 52 हैं। दोनों कानून बना सकती हैं। एग्जाम्पल दिया था, शिक्षा, CBSE बोर्ड भी है, HBSE है, बिहार भी है, UP भी है, राजस्थान भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है। वन का एग्जाम्पल दिया था, देश कहता है 1/3 पर वन लगाओ, लेकिन हरियाणा, पंजाब कहते हैं जी इतनी मिट्टी जब सोना उगलती है तो वन कैसे लगाएं, पहले पेट भरेंगे। तो यहाँ 6 से 8% पर वन है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। 8वीं अनुसूची अभी पढ़ाई नहीं है। अब हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे कर लिए। संविधान सभा मैंने आपको डिटेल में कई दिन पढ़ा दी। इसके बाद आज हमने प्रस्तावना को क्लियर कर लिया, और तीसरी चीज जो हमने कर ली, अनुसूचियां आधी कर ली। अब कुछ अनुसूचियां रह गई हैं जो मंडे की क्लास में कराऊंगी। आज एक टेस्ट भी अपलोड करेंगे दिल्ली पुलिस का, पिछले बार जो 2017 में हुआ था, उनमें जानबूझ के चेंज नहीं किया,
पुराने क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो 17 में आए थे, तो 17 के करंट वाले क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने भर है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो करंट अब 3 साल पुराना है, उसको कोई नहीं पूछेगा, ना ही वो औचित्य है कि उसको याद किया जाए। पर करंट अफेयर्स जैसा आया था वैसे के वैसा डाला गया है, उसको एक बार देख लेना, देख के देखना पेपर कि आप कहाँ स्टैंड कर सकते हो। आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछली बार आए हुए थे। ठीक है, चलिए आज मेरे पार्ट पर इतना ही। ये 3 टॉपिक अपने एग्जाम के लिए अच्छे ढंग से तैयार कर लो। प्रस्तावना के लिए मैंने यूट्यूब पे भी एक क्लास डाली हुई है, 25-30 मिनट की है। अगर ना समझ में आई हो ना, यहाँ या कमी रह गई हो, तो उसको फिर से सुन सकते हो, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। वैसे ये भी मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मंडे को मिलेंगे, इस अनुसूचियों वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और तरीके से, सलीके से पढ़ते जाओ, टाइम को खराब मत करो, ये टाइम बहुत कीमती है। थैंक यू।